गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन नॉलेज एंड चैनल। आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सकें। तो पिछले क्लास में हमने स्टडी किए थे एसिड बेस सॉल्ट के बारे में, जिसमें हम एसिड बेस सॉल्ट के बारे में पढ़ लिए थे, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिए थे। उसके बाद हम पीएच स्केल के बारे में डिस्कस कर लिए थे। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड के बारे में, जिससे कंफर्म है कि 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन इससे कंफर्म आता ही है। तो इसमें सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड में पहला क्या है, कॉमन साल्ट है। तो कॉमन साल्ट क्या होता है, यहाँ पे याद रखना, इट्स मोलेक्युलर फॉर्मूला इज NaCl। इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NaCl होता है। और यहाँ पे इट्स केमिकल नेम इज सोडियम क्लोराइड। यानी इसका जो केमिकल नेम होता है वो तुम्हारा क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। अब इसको हम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो, इन लेबोरेटरी, यानी इसको हम साइंस लैब में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब HCl से, ये क्या है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेंगे। ये तुम्हारा NaCl प्लस H2O, यानी ये तुम्हारा क्या होगा, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर मान लो इसको नेचर से प्राप्त करना है तो नेचुरली इसको हम क्या कर सकते हैं, नेचुरली हम इसको 2 मेथड से, एक तो सी वाटर से और एक तुम्हारा रॉक सैंड से। तो सी वाटर में क्या होता है, 35% अप्रोक्स 60% होता है। तो जैसे अगर कोई समुद्र है तो उसमें क्या है, 35% साल्ट है, यानी उसके 100 ग्राम वाटर को अगर इवोपरेट करोगे तो उसमें 35% तुम्हारा क्या होगा, साल्ट बच जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि अगर कोई ओशियन है या सी है तो उसके किनारे हम क्या कर सकते हैं, गड्ढा खोद देते हैं। उस कंडीशन में कभी भी अगर मान लो हाई टाइड या लो टाइड आया तो उसका जो पानी होगा उस गड्ढे में आके भर जाएगा, और उसके बाद वो वाटर क्या होगा, इवोपरेट हो जाएगा। उस वाटर में जो साल्ट प्रेजेंट होगा वो उसी गड्ढे में प्रेजेंट हो जाएगा। उस साल्ट को हम निकाल के और उसका प्यूरिफिकेशन करके हम यूज कर लेते हैं। तो ये तुम्हारा कहाँ से आएगा, ये जो साल्ट होता है वो सी या ओशियन से आता है। इसमें क्या होता है कि इसमें NaCl जो होता है, NaCl इज obtained from earth crust। यानी इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे ओर को अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं, उसके बाद प्यूरिफिकेशन करते हैं, उसके बाद यूज करते हैं, तो उसी तरह साल्ट भी जो होता है वो अर्थ क्रस्ट के नीचे प्रेजेंट रहता है, जिसको रॉक साल्ट कहते हैं। और उससे अर्थ क्रस्ट नीचे से जो साल्ट निकलता है उसी को हम रॉक साल्ट कहते हैं, और इससे तुम्हारा क्या निकलता है, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे देखो, इसमें क्या पूछता है कि सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड में एक तो कंपाउंड का नाम पूछेगा, यानी उसका जनरल इंट्रोडक्शन, उसका प्यूरिफिकेशन और उसका यूज पूछता है। तो यहाँ पे इसका यूज क्या होगा, इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ NaOH, Na2, CO3, NaH, CO3, etc. उसके बाद it is used in cooking purpose
corpus and anti-preservative, यानी इसका यूज तो हम कुकिंग पर्सन और प्रिजर्वेटिव यानी किसी चीज को ऑक्सीडेशन से रोकना है तो उसमें हम क्या करते हैं, साल्ट मिला के उसको छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्ट होने नहीं देता है और वो तुम्हारा क्या होता है, वो जो फूड होता है वो खराब नहीं होता है। या इट इज यूज्ड टू मेल्ट आइस, यानी जानते हो कि ठंडी के दिनों में जो लद्दाख है या कश्मीर है वहां पे क्या होता है, अधिक अमाउंट में आइस गिर जाता है तो उस कंडीशन में वो जो रोड होता है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस आइस को हटाने के लिए उस पे क्या करते हैं, नमक का छिड़काव करते हैं। तो वो नमक क्या होता है कि ऐसा आइस को मेल्ट कर देता है जिससे रोड क्या होता है, क्लियर हो जाता है। उसके बाद सेकेंड में आता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये क्या होगा, एड्स कॉमन एड्स मोलेक्यूलर फॉर्मूला इज NaOH, यानी इसका जो मोलेक्युलर फॉर्मूला होता है NaOH होता है और इट्स कॉमन नेम इज कॉस्टिक सोडा, यानी इसका जो कॉमन नेम होता है कॉस्टिक सोडा होता है। यानी मार्केट में जाओगे अगर किसी दुकानदार के पास और बोलोगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड दो तो वो नहीं समझेगा, उसको क्या बोला जाता है, कॉस्टिक सोडा। तो जो यहाँ पे मार्केट के लोग समझते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, कॉमन नेम कहते हैं। तो इसका कॉमन नेम क्या होता है, कॉस्टिक सोडा होता है। इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, तो बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, ए सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। जैसे NaCl है इसको H2O में डिजोल्व करके और इससे जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो NaOH प्लस Cl2 और प्लस H2, एक क्लोरीन गैस कहाँ पे जमा होगा, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, दो रॉड होता है, एक एनोड और एक कैथोड। तो बताए थे कि कैटायन, एक एनायन और एक कैटायन होता है। तो एनायन क्या होता है, निगेटिव। तो इसमें एनायन पे कौन सा आएगा, निगेटिव आएगा। तो उस कंडीशन में जो क्लोरीन गैस होगा वो कहाँ पे जमा हो जाता है, एनोड रॉड पे, और जो हाइड्रोजन गैस होगा वो कहाँ पे जमा होगा, कैथोड रॉड पे। और इस प्रोसेस को दिस प्रोसेस इज also known as क्लोर-अल्कली प्रोसेस, यानी इसको हम क्या कहते हैं, क्लोर-अल्कली प्रोसेस। क्लोर का मतलब क्लोरीन से है और ये तुम्हारा क्या है, बेस वाटर सोलुबल, यानी इस प्रोसेस के द्वारा क्या हो रहा है, क्लोरीन का फॉर्मेशन हो रहा है और बेस का फॉर्मेशन हो रहा है जो वाटर में सोलुबल है। इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद इसका यूज कहाँ पे होता है, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, यानी साबुन और सर्फ बनाने में, या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। वो कैसे होता है, तो देखो जैसे यहाँ पे क्या होता है कि C15H21COOH, इसको हम कहते हैं पॉल्मिटिक एसिड।
और जब इसको NaOH से रिएक्ट करेंगे तो C15H31 COO Na और प्लस H2 बाहर हो जाएगा। यही जो होता है वो केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोप होता है। तो सोप और डिटर्जेंट के फॉर्मेशन में इसका यूज होता है। उसके बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा, उसके बाद इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर या प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट ओर। और बॉक्साइट ओर के लिए क्या आता है Al2O3 इंटू 2H2, यानी बॉक्साइट ओर का केमिकल फॉर्मूला क्या आता है Al2O3 इंटू 2H2। और उससे कौन सा एलिमेंट निकलता है एल्युमिनियम। तो बॉक्साइट ओर से एल्युमिनियम निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो उस प्यूरिफिकेशन में क्या होता है, इसका यूज होता है। उसके बाद थर्ड नंबर में है मेरा ये हुआ सेकेंड। थर्ड नंबर वॉशिंग सोडा, यानी ये क्या आएगा वॉशिंग सोडा। तो ये क्या होगा इट्स केमिकल फॉर्मूला इज Na2CO3 यानी Na2CO3 इंटू 10H2। यानी इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है Na2CO3 इंटू 10H2। इट्स केमिकल नेम क्या हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। यानी यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट 10 है तो डेका और वाटर को हाइड्रेट कहते हैं, यानी सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट होता है। इसका मैन्युफैक्चर कैसे होता है, यानी इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, ये 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप में क्या होता है NaCl प्लस NH3 यानी सोडियम क्लोराइड अमोनिया, उसके बाद वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा NaHCO3 प्लस NH4Cl। यानी ये क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यानी इसको क्या कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा सोडियम क्लोराइड अमोनिया वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। जब यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट को जब यहाँ पे हीट करेंगे तो ये Na2CO3 यानी जब इसको हीट करेंगे तो ये तुम्हारा क्या होगा Na2CO3 प्लस CO2 और प्लस H2O रिलीज होगा। और उसके बाद क्या होगा ये रिलीज होगा। और उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होगा तो ये सोडियम कार्बोनेट आ गया। और जब यहाँ पे Na2CO3 में जब 10 मोलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड कर देंगे तो क्या होता है Na2CO3 इंटू 10H2। यानी ये क्या होगा वॉशिंग सोडा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में तुम्हारा क्या होगा वॉशिंग सोडा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये तो ये याद रखना कि इसका प्रिपरेशन 3 स्टेप में होता है। इसका यूज क्या है इट इज यूज्ड एज
क्लीनिंग एजेंट यानी कपड़ा वपड़ा धोने में हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद इट इज यूज्ड टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी वाटर में कैल्शियम या मैग्नीशियम का अगर कोई साल्ट प्रेजेंट होता है तो वाटर क्या होता है, हार्ड होता है, और उसमें जो सोप होता है वो डिजॉल्व नहीं होता है। तो उस हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट का यूज करते हैं। और उसके बाद इसका यूज मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास में करते हैं, यानी ग्लास बनाने में भी करते हैं। उसके बाद इसी से रिलेटेड है एक बेकिंग सोडा, यानी ये कहता है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, इट्स केमिकल फॉर्मूला इज NaHCO3। तो इट्स केमिकल नेम क्या होगा, सोडियम बाई कार्बोनेट, यानी सोडियम बाई कार्बोनेट। तो याद रखना कि बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट होता है। और उसके बाद इसका प्रिपरेशन, तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है वही हो जाएगा कि जब NaCl यानी सोडियम क्लोराइड को अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे तो NaHCO3 और प्लस NH4Cl, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी ये तुम्हारा क्या होगा, बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन होगा। इससे तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट इसकी यूज से क्वेश्चन आता है। उसमें क्या होगा, इट इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ केक एंड ब्रेड। किस लिए, तो उसको स्पॉन्जी बनाने के लिए। जो केक होता है और ब्रेड होता है उसको सॉफ्ट बनाना है, तो उसमें हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का, यानी किसी भी चीज को सॉफ्ट बनाना है। जैसे छठ में देखते हो कि जो ये मैदा का जो बनता है उसको भी सॉफ्ट बनाना है, तो उसमें हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा। या कोई स्वीट बनाते हैं उसको भी सॉफ्ट करना है तो उसको क्या करते हैं, बेकिंग सोडा ऐड करते हैं। तो जहाँ भी सॉफ्टनेस का बात आएगा वहां पे हम क्या करेंगे, बेकिंग सोडा यूज करेंगे। कैसे होता है, तो इसमें देखो, जैसे बेकिंग सोडा है NaHCO3, इसके साथ क्या किया जाता है, यानी ब्रेड के साथ क्या क्या ऐड किया जाता है, तो NaHCO3 और एक टार्टेरिक एसिड, जिसको हम माइल्ड एडिबल एसिड भी बोलते हैं। यानी ये ऐसा एसिड होता है जिसको हम खा भी सकते हैं, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, माइल्ड एडिबल एसिड भी कहते हैं। तो उस कंडीशन में इसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि NaHCO3, ठीक है, और इस टार्टेरिक एसिड का H+ आयन, क्योंकि एसिड में तुम्हारा क्या होता है, H+ आयन प्रेजेंट होता है। ये क्या है, H+ आयन फ्रॉम टार्टेरिक एसिड को जब आपस में रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा, Na+, ये क्या होगा, साल्ट ऑफ टार्टरेट, यानी ये टार्टरेट साल्ट है, यानी सोडियम आयन ऑफ टार्टरेट साल्ट। क्योंकि जानते हो कि इसका नेचर बेसिक होता है
और बेसिड ए से रिएक्ट करता है तो साल्ट बनाता है, तो साल्ट प्लस CO2 और प्लस H2O। तो ये जो CO2 रिलीज होता है, तो जब उससे बाहर निकलता है तो उसमें क्या करता है, थिन थिन होल क्रिएट कर देता है, और उसी होल के कारण वो तुम्हारा क्या होता है, स्पॉन्जी हो जाता है। तो स्पॉन्जी होने का रीजन कौन सा है, CO2 होता है। इसमें एक क्वेश्चन और याद रखना कि ये जो ब्रेड है उसके साथ केवल सोडियम कार्बोनेट ही क्यों नहीं मिला है, टार्टेरिक एसिड भी क्यों मिला है। तो केवल अगर सोडियम कार्बोनेट मिलाएंगे तो इसका जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर का होता है। तो उस कंडीशन में वो जो केक होगा वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, बीटर इन टेस्ट लगेगा, क्योंकि बेस का टेस्ट क्या होता है, बीटर होता है। तो इसीलिए बेस से एसिड को रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बन जाता है, जिससे उसका टेस्ट तुम्हारा क्या होता है, खट्टा नहीं, यानी बीटर नहीं लगता है, यानी वो उसका टेस्ट नॉर्मल हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हमेशा इसके साथ हम टार्टेरिक एसिड का भी यूज कर देते हैं। और स्पंजी बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद it is used in fire extinguisher, यानी इसका यूज जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें होता है। तो इसमें क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर के बॉटम में Na2NaHCO3 प्रेजेंट होता है, और उसका जो हैंडल रहता है उससे एक छोटा सा ट्यूब में क्या रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। तो जब उस हैंडल को दबाते हैं तो ये सल्फ्यूरिक एसिड इसमें आके मिक्स हो जाता है। तो मिक्स होकर क्या बनाता है, Na2SO4 प्लस H2O और प्लस लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड सीक्रेट करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ये मतलब कंबशन के रेट को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। तो इसलिए आग बुझाने में हम ये बेकिंग सोडा का यूज कर देते हैं, और इसका इक्वेशन याद रखना। उसके बाद इट इज यूज्ड एज एंटासिड फॉर रिमूव एसिडिटी ऑफ स्टोमच, यानी अगर स्टोमच में अगर एसिड हो गया है तो उसको रिमूव करने में भी इसका यूज होता है, क्योंकि ये बेकिंग सोडा तुम्हारा क्या है, बेसिक नेचर का है, और स्टोमच में क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिएट होगा। तो जब बेस एसिड से रिएक्ट करेगा तो तुम्हारा क्या होगा, साल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल कर देगा। तो उस कंडीशन में जो हमारे स्टोमच में पेन हो रहा था या इरिटेशन हो रहा था वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद आता है ब्लीचिंग पाउडर, यानी उसके बाद आता है तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर आता है। तो ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है, तो इट्स केमिकल फॉर्मूला इज CuOCl2 होता है, यानी इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CuOCl2 होता है। उसके बाद इट्स केमिकल नेम इज, याद रखना, कैल्शियम O है ऑक्सी क्लोराइड, यानी कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड हो जाएगा। उसके बाद इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, तो उस कंडीशन में CaOH का होल ट्वाइस, इसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब क्विक लाइम से हम क्या करते हैं, क्लोरीन गैस पास कराते हैं, तो CuOCl2 और क्या होता है, वाटर का फॉर्मेशन, यानी तुम्हारा क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये है। उसके बाद इसका यूज कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे इट इज यूज्ड
in textile industry as bleaching एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? ए सबस्टेंस which remove color of other substance, यानी वो सबस्टेंस जो किसी दूसरे सबस्टेंस के कलर को क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। तो इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? ब्लीचिंग एजेंट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब कैल्शियम क्लोराइड को जो H2SO4 से और किस नेचर का रहता है? डिल्यूट नेचर का रहता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि CSO4 प्लस H2O और प्लस Cl2 का फॉर्मेशन होता है और यही क्या करता है? ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। यानी अगर कोई कपड़ा कलरफुल है यानी रेड या ब्लैक या तुम्हारा पिंक है और उसको व्हाइट में चेंज करना है यानी कलरलेस में चेंज करना है तो उसमें हम क्या करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर के साथ थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देते हैं तो क्लोरीन के गैस के द्वारा उसका कलर तुम्हारा क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद याद रखना फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म में, यानी इसका यूज फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म में होता है और क्लोरोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला CHCl3 होता है। उसके बाद डिस इन्फेक्शन ऑफ वाटर में, यानी वाटर जो बड़े बड़े शहरों में जो सप्लाई होता है तो उसको जर्म फ्री यानी जर्म से क्या किया जाता है? फ्री किया जाता है। तो उसमें हम क्या ऐड करते हैं? एक क्लोरीन गैस ऐड कर देते हैं तो उसमें जो जर्म प्रेजेंट होते हैं उसको क्या कर देता है? मार देता है। तो इसीलिए इसका यूज हम डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर में भी करते हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में POP के नाम से भी जानते हैं, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका शॉर्ट फॉर्म में POP के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें दो चीज रहता है, एक होता है जिप्सम और एक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2 होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2 होता है। तो इसका नाम क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। कैल्शियम सल्फेट और दो है तो डाइहाइड्रेट होता है और उसका नाम क्या आ जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। तो उस कंडीशन में हमेशा जिप्सम से ही तुम्हारा क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे इसका प्रिपरेशन कैसे होता है? तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब यहाँ पे CaSO4 इंटू 2H2 को जब हम हीट करते हैं कितना पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 3/2H2 तुम्हारा क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा? POP का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे याद रखना नोट में दो क्वेश्चन के ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ POP टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट,
यानी पीयूपी के फॉर्मेशन में हमेशा टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस से रहना चाहिए। अगर 100 डिग्री सेल्सियस से अगर थोड़ा इधर मतलब अधिक हो जाएगा तो उस कंडीशन में वो पीयूपी का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसका रीजन क्या है, तो देख रहे हो कि इस टेम्परेचर के दौरान इसका वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, इवोपरेट हो रहा है। तो अगर हम टेम्परेचर स्टॉप नहीं करेंगे तो इसमें जितना वाटर मॉलिक्यूल होगा सब वाटर के फॉर्म में क्या आ जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा और ये तुम्हारा क्या होगा, पाउडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, जिससे इसका जो सेटलिंग प्रोसेस है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू ऑल वाटर molecule is evaporated and change in powdered form, और वो तुम्हारा क्या होगा, पाउडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। सेकेंड नंबर में क्या होगा, पीयूपी इज स्टोर इन वाटर प्रूफ कंटेनर, यानी पीयूपी को हमेशा वाटर प्रूफ कंटेनर यानी वाटर के प्रेजेंस में नहीं रखा जाता, हमेशा वाटर से दूर रखा जाता है। तो इसका रीजन क्या होता है कि जो CaSO4 है इंटू हाफ H2 है, जब ये वाटर के कांटेक्ट में आ जाएगा तो उस कंडीशन में CaSO4 और इंटू 2H2O का फॉर्मेशन कर लेगा, यानी किसका फॉर्मेशन करेगा, जिप्सम का, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, हार्ड नेचर का हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो पहले हम पीयूपी का फॉर्मेशन किए थे, अगर इसको वाटर के कांटेक्ट में रख देंगे तो पीयूपी नहीं होकर वो क्या होगा, जिप्सम हो जाएगा। जिप्सम तुम्हारा क्या होता है, बहुत हार्ड नेचर का होता है, ठीक है। उसके बाद इसका यूज तो जानते ही हो कि इसका यूज क्या होता है कि अगर बोन टूट जाता है तो उसको प्लास्टरिंग में, जिससे बोन तुम्हारा क्या होता है, स्टेबल रहता है और उसमें कैल्शियम का दवा चलता है तो न्यू बोन का जनरेशन होता है, जिससे दोनों बोन क्या होता है, ज्वाइंट हो जाता है। उसके बाद घर के डेकोरेशन में, उसके बाद तुम्हारा बहुत सारे टाइप का स्टेच्यू बनाने में यानी मूर्ति बनाने में सबका यूज जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होगा, व्हेन वाटर molecule attach with other compound, then it is known as water of crystallization। तो उसको हम क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर मान लो CaSO4 है इंटू 5H2O है, तो यहाँ पे CaSO4 के साथ वाटर तुम्हारा क्या है, अटैच है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट, और 5 है तो पेंटा हाइड्रेट, और इसका जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है, इसलिए इसको ब्लू वाइट्रोल भी कहते हैं, यानी इसके लिए इसको हम क्या कहते हैं, ब्लू वाइट्रोल भी कहते हैं। AFeSO4 इंटू 7H2, ये क्या होगा, फेरस सल्फेट, और हेप्टा हाइड्रेट, हेप्टा मीन्स 7, तो इसका जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है, इसलिए इसको ग्रीन वाइट्रोल के नाम से भी जानते हैं। और उसी में अभी पढ़े हुए हो कि Na2CO3 इंटू 10H2O, जिसको हम क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट, और डेका
हाइड्रेट भी कहते हैं। उसी तरह यहाँ पे अभी पढ़े हो कि CaSO4 इंटू इंटू 2H2O, ये क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो याद रखना इन दोनों का जो कलर होता है वो तुम्हारा व्हाइट कलर का होता है। तो उस कंडीशन में अगर यहाँ पे एक्शन और हीट पूछता है तो उस कंडीशन में जैसे ये CaSO4 है इंटू 5H2 है, तो उस कंडीशन में इसको जब हीट करेंगे तो CaSO4 और प्लस 5H2 बाहर हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। यानी इसमें तुम्हारा क्या है, वाटर प्रेजेंट नहीं है। और वो जो रिएक्शन होता है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। यानी फिर अगर CaSO4 को फिर 5H2 से साथ रिएक्ट करा देंगे तो फिर क्या होगा, CaSO4 इंटू 5H2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस वीडियो में ये जो एसिड बेस साल्ट था वो तुम्हारा कंप्लीट हुआ। अब एसिड बेस साल्ट को किसी भी बुक से, NCERT या कोई भी साइट बुक से स्टडी करना है। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।